Hello guys, कैसे हो आप लोग? I hope you all are good. So first of all, you all are most welcome to your own platform Physics by VK Chaudhary. तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अपना न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ सेकंड दो लेक्चर में क्या पढ़ा था आपने। फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था अपने न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ा था और जो अपने सिलेबस वगैरह क्या क्या अपन पढ़ेंगे उसके बारे में अपने वहाँ पे डिटेल से जानना था। उसके बाद में अपने सेकंड लेक्चर में क्या पढ़ा था, न्यूक्लियस की साइज के बारे में पढ़ा था वहाँ पे, और जो अपनी नंबर डेंसिटी, मास डेंसिटी और डेंसिटी का अक्स में एंटर कर रहा था उसके बारे में पढ़ा था। आज अपन इस थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे, इसमें बाइंडिंग एनर्जी पढ़ेंगे और फिर न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी, प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे अपन क्यू वैल्यूज़ के बारे में, ठीक है। क्यू वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे जो थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी होती है जैसे एंडोथर्मी एक्सोथर्मी के लिए, उसके बारे में अपने यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले आते हैं अपन बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी होते हैं, अगर जैसे कि सबसे पहले आप एज्यूम कीजिएगा ये आपका एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियंस होते ही नहीं थे। अगर किसी न्यूक्लियस से किसी एक न्यूक्लियन को आप बाहर निकाल रहे हो, ठीक है, किसी न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियन को आप बाहर निकाल रहे हो, सपोज आप किसी प्रोटॉन को बाहर निकाल रहे हो, तो उस प्रोटॉन को बाहर या सेपरेट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो आपकी क्या हुई? क्या वो आपकी बाइंडिंग एनर्जी होगी? वो आपकी बाइंडिंग एनर्जी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे किसी एक प्रोटॉन को बाहर निकाल रहे हो, ठीक है, किसी एक न्यूक्लियन को बाहर निकाल रहे हो। अगर किसी एक न्यूक्लियन को आप बाहर निकाल रहे हो, सेपरेट कर रहे हो, तो वो होती है आपकी सेपरेशन एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी वह एनर्जी होती है जब किसी न्यूक्लियस में जितने भी न्यूक्लियन है, मतलब जितने सभी न्यूक्लियन, उस सभी न्यूक्लियंस को क्या कहते हैं? सेपरेट करने के लिए। सभी न्यूक्लियन सेपरेट करने के लिए मीन्स उस न्यूक्लियस से बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी? बाइंडिंग एनर्जी होगी आपकी। क्या होगी? बाइंडिंग एनर्जी होगी। जैसे कि एग्जाम्पल लिया, ये आपका क्या है? न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियन है, ठीक है। ये अपने चार न्यूक्लियस मान लिया, माना इसमें चार न्यूक्लियस। अगर किसी एक न्यूक्लियस को आपने बाहर निकाला तो ये क्या आ गया? सेपरेशन एनर्जी के अंदर आते हैं। क्या क्या? सेपरेशन एनर्जी के अंदर आते हैं। अगर आप सभी चारों न्यूक्लियस को क्या कर रहे हो? अलग अलग कर रहे हो, अलग अलग बाहर निकाल रहे हो, अलग अलग कर रहे हो चारों को, तो इस मीन्स उसका मतलब क्या हो गया? उन चारों को सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई वो क्या हो जाएगी? आपकी बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बाइंडिंग। तो इसमें डिफरेंस क्या है सेपरेशन एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी? सेपरेशन एनर्जी का मतलब किसी एक न्यूक्लियन को सेपरेट करने के लिए रिक्वायर एनर्जी सेपरेशन एनर्जी, और किसी सभी न्यूक्लियंस को सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए क्या होगी? आपको जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो आपकी क्या हो जाएगी? बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी। अब जो जो चीज़ मैंने बताई वही मैंने यहाँ पे लिखी है। अब मैं डायरेक्ट ऐसे क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास भी बहुत कम टाइम है और आपके पास भी बहुत कम टाइम है, तो डायरेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मोटो ये रहेगा, टारगेट रहेगा आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करने का, ठीक है। जहाँ समझाने की बात आएगी मैं आपको वहाँ पे समझाता रहूँगा। तो वहाँ पे मैंने यही लिखा, देखो पढ़ा, इसमें कहते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियंस। सेपरेट द न्यूक्लियंस मतलब टोटल न्यूक्लियंस फ्रॉम न्यूक्लियस। किसी न्यूक्लियस से जितने न्यूक्लियंस को सेपरेट करने के लिए रिक्वायरमेंट एनर्जी होगी वही क्या कहलाती है? आपकी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। किसी न्यूक्लियस की क्या कहलाती है? बाइंडिंग एनर्जी। अब सपोज इसमें क्या, न्यूक्लियस का ये अपने न्यूक्लियस का मास मान लिया, ठीक है, ये एटॉमिक नंबर हो गया, प्रोटॉन नंबर, ये मास नंबर हो गया, ये एटॉमिक नंबर हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। तो ये क्या, ये आपके होगी प्रोटॉन का मास और ये क्या होगा? न्यूट्रॉन का मास हो गया। अब यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी आई, ठीक है, तो ये बाइंडिंग एनर्जी की जो बाइंडिंग एनर्जी कौन सी बाइंडिंग? उन न्यूक्लियस को सेपरेट करने जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो की बाइंडिंग एनर्जी आ गई, ठीक है। अब ये बाइंडिंग एनर्जी सबसे पहले देखते हैं माइनस क्यू है साइन, ठीक है। माइनस क्यू है कि हमें क्या हो रही है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही। क्या हो रही है? एनर्जी रिक्वायरमेंट हो रही है। रिक्वायरमेंट की वजह से क्या आ रहा है? यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पे सी स्क्वायर क्यू है अपॉन में। सी स्क्वायर इसलिए है क्योंकि ये क्या मास में है, अभी ये मास के फॉर्म है, इस वजह से क्या है कुछ सी स्क्वायर है। एट लिस्ट या लास्ट में क्या करेंगे अपन? सी स्क्वायर को हटा देंगे। अब इसको इस साइड ले आए और उसको उस साइड लेके, तो यही बन गया मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। अब सी स्क्वायर को इन सभी के मल्टीप्लाई में कर दिया तो अपने ये क्या आएगी? बाइंडिंग एनर्जी आएगी। किसकी फॉर्म में? मास की फॉर्म में आएगी। आई नहीं? अब अगर एम मतलब एटॉमिक मास यूनिट में इसको देखते हैं, ठीक है, बट एक्चुअल बाइंडिंग एनर्जी किस में होता है? एटॉमिक मास यूनिट में। एम मतलब क्या हो गया आपका?
यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा, एटॉमिक मास यूनिट। अगर आपका मास किसमें एटॉमिक यूनिट, अब एटॉमिक का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे एटॉमिक को आप रिलेट करो एटम से, किससे करना? एटम। अब एटम में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। एटम क्या होते हैं? न्यूक्लियस भी होते हैं, प्लस क्या होते हैं आपके? इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं होते हैं? तो उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन। अब न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, और प्लस इलेक्ट्रॉन। ये क्या आ गया आपका? न्यूक्लियस न्यूक्लियन बन गए, दोनों को कंबाइन करके, और ये आपका इलेक्ट्रॉन आ गया। अगर इलेक्ट्रॉन है तो एटॉमिक यूनिट में अपन को कन्वर्ट करना है इसको, तो अपन क्या करने का? इलेक्ट्रॉन की टर्म को भी और अपन ऐड करना पड़ेगा, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपन ऐड कर देंगे और उसी में से लेस कर देंगे। तो यहाँ पे इसी में अपने यही चीज देखी हमें, जैसे मास ऑफ प्रोटॉन का प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन। अब क्या कहा? इलेक्ट्रॉन के मास को यहाँ पे अपने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। इलेक्ट्रॉन का मास को क्या कर दिया अपने? माइनस कर दिया, ठीक है। और माइनस ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस, ऐसा का ऐसा, और सी स्क्वायर मल्टीप्लाई में। अब क्या गया? इसमें जेड कॉमन लिया इस टर्म में से और इस टर्म में से, जेड कॉमन लेके मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाली टर्म बन गई। अब क्या बना? मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, माइनस मास ऑफ ये मास, इसमें इलेक्ट्रॉन भी आ गया और न्यूक्लियस भी आ गया, तो टोटल क्या बन गया? न्यूक्लियन प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बना? टोटल एटॉमिक मास। क्या एटम का मास बन गया, तो इस दोनों को कंबाइन करके क्या लिख दिया यहाँ पे? ये एटॉमिक मास बन गया, ठीक है। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर क्या किसका बनाते हैं? ये हाइड्रोजन बनाते हैं। मास ऑफ ये क्या गया? हाइड्रोजन मास, उन दोनों को बना के, तो क्या बन गया? हाइड्रोजन का मास बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब न्यूट्रॉन का मास ऐसा कैसा? ये क्या? एटॉमिक। अब यहाँ पे क्या किया अपन ने? जो इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें क्या किया? इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों को डिफरेंस को इसने क्या लिखा? डेल्टा एम लिख लिया। क्या लिख लिया? डेल एम, और सी स्क्वायर का सी स्क्वायर ऐसा मल्टीप्लाई। तो ये अपना मास आया, वो किस में आया? सॉरी, बाइंडिंग एनर्जी वो किस में? एटॉमिक मास यूनिट में आ गई। किस में आ गई? एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक है। अब अगर बात करें इस एटॉमिक मास यूनिट को, या जो बाइंडिंग एनर्जी अपन एटॉमिक मास यूनिट में फाइंड आउट हुई, उसको अपन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपन को चाहिए, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? उसके लिए देखते एक रिलेशन होता है, मतलब एक एटॉमिक मास यूनिट में कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं? वो होते हैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको 931.5 बाई सी स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट क्या बना? डेल्टा एम, और ये 931.5 ये क्या आ जाएगा? आपके मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा? कंप्लीट बाइंडिंग एनर्जी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे इसमें न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी और प्रोटॉन सेपरेशन। सेपरेशन एनर्जी क्या होता है? किसी वही चीज, न्यूट्रॉन में तो एक न्यूक्लियस है, मतलब एक न्यूक्लियन हो गया न्यूट्रॉन का मतलब, तो मतलब उसमें भी क्या हो? एक न्यूक्लियन को अपन बाहर निकाले, तो मतलब किसी न्यूट्रॉन को बाहर निकालने की जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो क्या होगी? न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी हो जाएगी। अगर इसी तरह अगर किसी प्रोटॉन को बाहर निकाल रहे अपन न्यूक्लियस से, ये प्रोटॉन क्या बाहर मतलब सेपरेट कर रहे हैं उसको न्यूक्लियस से, तो क्या जाएगी? प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी हो जाएगी वहाँ पर, ठीक है। चलो उनका डेरिवेशन लिख लेते हैं एक बार, जो भी है उसकी डिटेल उसके बारे में लिख लेते हैं। तो अब अपन इसका सेपरेशन एनर्जी का जो भी है डिटेल थ्योरेटिकल पार्ट वो देखते हैं। तो सेपरेशन एनर्जी क्या होता है? किसी एक न्यूक्लियस को सेपरेट करने की जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या है? सेपरेशन एनर्जी। अब प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी मतलब द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ए प्रोटॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है। किसी न्यूक्लियस से प्रोटॉन को सेपरेट करने की जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या कहलाती है? प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी कहलाती है। अब जैसे कि ये है न्यूक्लियस, इसमें से क्या गया? अगर किसी प्रोटॉन को निकालते हैं तो मास नंबर कम हो जाता है यहाँ पे, और फिर क्या हो जाता है यहाँ पे? जो आपको प्रोटॉन नंबर है, प्रोटॉन निकालते हैं, प्रोटॉन भी यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? जो प्रोटॉन आपने बाहर निकाल दिया। अब इसके सेपरेशन एनर्जी के अंदर मास, इसका मास बन गया यहाँ पे, और मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, और मास ऑफ जो उसका अक्स का मास बन गया यहाँ पे। अब ये किस में आ गया? आपकी सी स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या मास के फॉर्म में आ गया। अगर इसको एटॉमिक मास यूनिट में देखना है, किस में देखेंगे? एटॉमिक मास यूनिट में। इसको एटॉमिक मास यूनिट में देखना है तो इसमें क्या करेंगे? एटॉमिक मतलब एटम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के मास को ऐड कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन के मास को अपन क्या कर सकते हैं? लेस कर देते हैं इसमें से। तो अपन इसमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का मास है उसको ऐड किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मास को क्या कर दिया? ऐड किया और लेस कर दिया यहाँ पे। तो जब ये बना तो क्या बना? ये और ये वाला, ठीक है, मतलब ये और ये बन के क्या बन जाएगा? एटॉमिक वाली बन जाएगी फॉर्म। अब मास ऑफ प्रोटॉन एक्स कैसा, और ये वाला
इलेक्ट्रॉन और ये एटम का मास, वापस न्यूक्लियस का मास, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, वापस एटॉमिक वाला पार्ट बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक। तो क्या बन गया एटॉमिक का मास, और ये सेकंड वाला एटॉमिक का मास, और ये क्या बन गया, प्रोटॉन का मास यहाँ पे बन गया। ये क्या आ गया आपकी एटॉमिक मास यूनिट के अंदर, क्या आ गई आपकी यहाँ पे सेपरेशन एनर्जी के आगे। अगर इसको आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना तो क्या करेंगे, 931.5 अपन सी स्क्वायर के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट क्या आ जाएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है। अब बात करें अपन न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी। न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी क्या बोला थे, किसी न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन को सेपरेट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या कहलाती है, न्यूट्रॉन सेपरेशन। तो यहाँ पे देख, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ए न्यूट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी, ठीक है। अब अगर इसमें न्यूट्रॉन अपन सेपरेट करें तो इसमें मास नंबर में एक कम हो जाएगा, और जो प्रोटॉन नंबर है वो तो सेम का सेम रहेगा। क्यों रहेगा सेम यहाँ पे, क्योंकि ओनली न्यूट्रॉन बाहर निकाले पर प्रोटॉन इसमें से बाहर नहीं निकालने। अब जब इस मास, इसका मास लिख दिया यहाँ पे, न्यूट्रॉन का मास लिख दिया, और इसका यहाँ पे मास आ गया, ठीक है। ये किस में आ गई, मास की फॉर्म में आ गई, किस में, मास की फॉर्म में सेपरेशन। अगर इसको यहाँ पे आप क्या करेंगे, एम एटॉमिक मास यूनिट में निकालना तो क्या करेंगे, वही इलेक्ट्रॉन का मास को ऐड कर दिया और लेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एटॉमिक वाला पार्ट बन गया, नहीं बन गया, ये वाला, और ये वाला पार्ट एटॉमिक वाला पार्ट बन गया, एटॉमिक का मास बन गया, ठीक है। और जब न्यूट्रॉन का मास है वो सेम का सेम रह गया, ठीक है। सी स्क्वायर इसके इधर आ गया तो किस में बन गया, ए एम यू में। और अगर इसको वही मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चेंज करना तो क्या होगा, 931.5 अपन सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके अंदर आ जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो हो गया। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे क्यू वैल्यू की। किसकी बात करेंगे, क्यू वैल्यू क्या होती है उसके बारे में अपन यहाँ पे देखते हैं। वैल्यू कहते हैं अगर अपन किसी रिएक्शन हो रही है, मतलब कोई रिएक्शन संपन्न हो रही है, कोई रिएक्शन हो रही है, तो उस रिएक्शन के दौरान क्या होगा, उसकी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्या होगा, उसकी एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो अब अपन देखते हैं यहाँ पे क्यू वैल्यू के बारे में, यहाँ पे पढ़ते हैं अपन, ठीक है। क्यू वैल्यू क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। एक्चुअल में क्यू वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले अपन देखते हैं कोई अगर अपन को रिएक्शन करवा रहे हैं, मतलब कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, जब न्यूक्लियर रिएक्शन होगी तो क्या होगा, उसमें न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मतलब न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मतलब उस न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन का एनर्जी एक्सचेंज होगी। एक्सचेंज मतलब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो जितना एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा उस न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान, जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगी वही एनर्जी क्या कहलाएगी, आपकी क्यू वैल्यूज कहलाएगी, ठीक है। मतलब कोई रिएक्शन हो रही है और उस रिएक्शन के होने में जितनी एनर्जी आपकी एक्सचेंज होगी या जितनी एनर्जी का आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो वही एनर्जी क्या कहलाएगी, आपकी क्यू वैल्यूज कहलाएगी। जैसे कि अपन देखते हैं ये आपकी रिएक्शन है, ठीक है, और ये आपके क्या इधर प्रोडक्ट वगैरह, इधर प्रोजेक्टाइल वगैरह। इसमें देखते हैं अपन, जैसे कि मैंने मास मान लिया पे, ये एम स्मॉल एम एक्स, ये इसका एक्स का मास है, और ये क्या मान लिया आपने, मैंने एक टारगेट मान लिया जिसका मास क्या है, कैपिटल एम एक्स है, ठीक है। कैपिटल एम क्या है, इसका मास है यहाँ पे। ये क्या है, इसको क्या मान लिया मैंने, प्रोजेक्टर, ठीक है। और ये क्या आ गया आपका टारगेट मान लिया, ठीक है। जब ये इंसिडेंट होता है यहाँ पे, इसके ऊपर क्या होता है, इंसिडेंट होता है, तो इससे क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, प्रोडक्ट। एक ये हो जाएगा और एक प्रोडक्ट क्या, एक तो स्मॉल वाई बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, स्मॉल वाई, और एक क्या बन गया, कैपिटल वाई। तो इसका मास कितना होगा, कैपिटल एम वाई हो जाएगा, और इसका मास कितना, स्मॉल एम वाई हो जाएगा, ठीक है, जो इसका मास है। अब इस पर जब इस प्रोजेक्टाइल को, जब इस टारगेट पे क्या करवाते हैं अपन, इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक है। इंसिडेंट करवाएंगे तो क्या यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन होगी, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन होगी तो क्या है, न्यूक्लियर का जो रिएक्शन होगा उसमें न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं जिसको। न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो इसकी जो एनर्जी, जितनी एनर्जी इसकी तरफ ट्रांसफर हुई, जितनी एनर्जी चेंज हुई या एक्सचेंज हुई, उसी एनर्जी को अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्यू वैल्यूज बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। जब इस प्रोजेक्टाइल को टारगेट पे इंसिडेंट करवाया तो अपन को ये क्या बना, प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। या इस कंप्लीट पार्ट को वैसे प्रोडक्ट, इसको अपन डॉक्टर न्यूक्लियर बोलिए इसका।
क्या बोलेंगे इसको, डॉटर न्यूक्लियर बोलेंगे। और डॉटर न्यूक्लियर, और ये जो पार्ट हुआ ये कौन सा है, इजेक्टेड वाला पार्ट, क्या हो गया, इजेक्टेड पार्ट हो गया, ठीक है। और ये जो कंप्लीट है इस साइड वाला, इसको बोलेंगे अपन रिएक्टेंट, क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट वाला पार्ट बोलेंगे। और जो इधर वाला कंप्लीट, ये क्या बनेगा, प्रोडक्ट, ठीक है। पहले प्रोडक्ट आएगा, मतलब बाद में प्रोडक्ट आता है, हमेशा पहले क्या आएगा, रिएक्टेंट। इसका ध्यान रखना, मतलब आपको मेन इधर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे, और इधर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, हमेशा प्रोजेक्ट बोलेंगे, इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने क्या होता है, द एनर्जी एक्सचेंज या ट्रांसफर एनी न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन या न्यूक्लियर रिएक्शन इज नोन एज क्यू वैल्यू। मतलब किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जितनी एनर्जी आपकी एक्सचेंज होगी या ट्रांसफर होगी, वही क्या कहलाएगी, आपकी क्यू वैल्यूज कहलाएगी। ये एक रिएक्शन अपने मान ली, उसको आगे सोल्व कर दिया। तो यहाँ पे जब देखें तो यहाँ पे जो क्यू वैल्यूज होगी, ठीक है, जब ये रिएक्शन है तो क्यू वैल्यूज टोटल फाइंड आउट कितनी निकल गई, इसमें आ जाएगा मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ रिएक्टेंट मतलब इस साइड वाला जो मास है, इसका मास माइनस इसका मास, मतलब प्रोडक्ट का मास, ठीक है, इंटू सी स्क्वायर। इंटू अपने क्या कर सी स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे अब इसमें देखते हैं मास ऑफ इसका स्मॉल अक्स का मास आ गया पे, और फिर कैपिटल अक्स का मास से माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वाले में कौन सा है, कैपिटल वाई वाला और स्मॉल वाई वाला पार्ट, ठीक है, इंटू सी स्क्वायर कर दिया माइनस का। इसका मतलब अगर इसको देखें तो कंपैरिजन में कंप्लीट कर तो क्या बन गया यहाँ पे, मास ऑफ इनिशियल मास मतलब रिएक्टेंट का मास कंप्लीट, जो इनिशियल जिनका मास था वो, उसके इनिशियल के बाद में जो फाइनल मास हुआ, इनमें से जो भी कट कटा के कम हुआ, जो भी इजेक्टेड वगैरह, वो क्या फाइनल मास, सम ऑफ इनिशियल मास माइनस सम ऑफ फाइनल मास, यहाँ पे जो आ गया, ये क्या होगी, आपकी क्यू वैल्यूज होगी यहाँ पे। अब इसको फाइंड आउट करने का एक दूसरा भी है, अगर ये क्या आएगी, मास की फॉर्म में आएगी, किसकी फॉर्म में, मास की फॉर्म। अब इसको बात करते हैं अपन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी उसकी फॉर्म में निकालते हैं, ठीक है। तो इसको निकालने का दूसरा तरीका क्या है, अपन जानते हैं कि टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, या ऐसे लिख लो वी नो डेट। हम जानते हैं कि द टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, होती नहीं होती। तो अपन बात करेंगे तो ई के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर है क्या आपकी रेस्ट मास एनर्जी। अगर इनिशियल मास के नहीं निकाले, इनिशियल एनर्जी क्या होगी, के आई प्लस एम आई सी स्क्वायर। इसी तरह अगर इस एम आई सी स्क्वायर को इधर ले और ए आई को, ये के आई को क्या करेंगे, या फिर एम आई सी स्क्वायर उधर रख लिया, के आई को इधर ले आए, तो क्या ई आई माइनस के आई बन गया। इसी तरह अगर फाइनल मास के लिए निकालना तो क्या बनेगा, ई एफ माइनस के एफ बन गया, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे क्यू वैल्यूज की, क्यू वैल्यूज क्या होती है यहाँ पे, इनिशियल मास माइनस फाइनल इनिशियल मास एम आई। अब एम आई को रखो और सी स्क्वायर को नीचे लेके यहाँ पे सपोज अपन यहाँ पे, ठीक है, तो क्या टर्म बन जाएगी यहाँ पे, ई आई माइनस के आई अपॉन सी स्क्वायर। इसी तरह इसमें केवल एम एफ बचा, तो एम एफ क्या बन जाएगा, ई एफ माइनस के एफ अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। अब इस वैल्यू को क्या करना है आपको, इसके अंदर रखना है, ठीक है। इनिशियल वाला ई आई माइनस के आई, और ये क्या बन जाएगा माइनस ई एफ, ठीक है, और माइनस का के एफ बन गया यहाँ पे। इसको सॉल्व करते देखो, ये क्या बन जाएगा, ई आई माइनस के आई अपॉन सी स्क्वायर, माइनस और माइनस इधर है तो माइनस का ई एफ बन जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, प्लस का के एफ अपॉन सी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर से देखो, सी स्क्वायर ये वाला पार्ट, इन दोनों सी स्क्वायर से क्या हो जाएगा, हमें से कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ई आई माइनस ई एफ, ई आई माइनस ई एफ को कॉमन ले लो, तो ई आई माइनस ई एफ बन गया, और फिर क्या बन गया, के एफ प्लस है, और ये के आई क्या माइनस का, तो के एफ पहले आ जाएगा, के एफ माइनस यहाँ पे क्या आएगा, क्या आ गया, नहीं आ गया, ठीक है, ये वाली आपकी टर्म बन के यहाँ से आ जाएगी। तो अब और एक चीज जानते हैं, जब ये टर्म बनी यहाँ पे, अपन जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है, ठीक है, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर जो टोटल जो एनर्जी कितनी भी ट्रांसफर हो या एक्सचेंज वगैरह हो, बट जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। क्या होती है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। यहाँ पे ऐसे लिख लो, टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। तो कांस्टेंट रहती है तो क्या होगी, जो अपनी टोटल ई आई माइनस ई एफ जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट मतलब तो ये क्या हो जाएगी, जो दोनों एनर्जी है ई आई और ई एफ फाइनल, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तब क्या हो जाएगी, तब टोटल एनर्जी बनेगी। तो ई आई और ई एफ दोनों अगर बराबर होगी तभी तो फाइनल रहेगी ना, तभी तो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसमें ई आई इक्वल्स टू ई एफ मान लिया अपना, ठीक है। ई आई इक्वल्स टू ई एफ कैसे आया, टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी यहाँ पे क्या है,
ए माइनस ई एफ, ठीक है, कॉन्स्टेंट रहती है मतलब जीरो की इक्वल टू, तो क्या बन गया यहाँ पे ए इक्वल टू ई एफ बन गया नहीं बन गया, तो क्या बन गया ए माइनस ई एफ। अब इसमें ए माइनस ई एफ पुट किया तो क्या बन गया जीरो बन गया टोटल, तो क्यू वैल्यूज होगी वो क्या बन जाएगी के एफ माइनस के आई, मतलब जो केवल काइनेटिक एनर्जी वाली यहाँ पे टर्म आ जाएगी, ठीक है। जब काइनेटिक एनर्जी टर्म आई तो यहाँ पे क्या बन गया यहाँ पे, तो मतलब क्या होगा के एफ, एफ का मतलब फाइनल में क्या हमेशा प्रोडक्ट है नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रिएक्टेंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रिएक्टेंट, इसका ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसका मतलब अब बाइंडिंग एनर्जी, अगर बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में आपको निकालना हो, जैसे डायरेक्ट बाइंडिंग आपको दे किसी इक्वेशन में, किसकी बाइंडिंग एनर्जी ये है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी ये है, प्रोडक्ट की ये है और रिएक्टेंट की ये है, तो आपको जो टोटल क्यू वैल्यूज है वो कैसे निकालते हैं उसके बारे में देखते हैं। बाइंडिंग एनर्जी आपको दे दी तो उसमें क्या करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट की बाइंडिंग मतलब बाद वाले की बाइंडिंग एनर्जी माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मतलब पहले वाले की बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, इसमें ये करेंगे। और काइनेटिक एनर्जी में क्या करेंगे, बाद वाले की काइनेटिक एनर्जी माइनस पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी, पहले वाले मतलब रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी, इसमें ये ध्यान। और बट मास के अंदर यहाँ पे देखो एक चीज दिखाओ, काइनेटिक एनर्जी, अगर एनर्जी के फॉर्म में क्यू वैल्यूज निकालें तो पहले प्रोडक्ट आ रहा है, फिर क्या आ रहा है रिएक्टेंट, मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और इसमें क्या है सी स्क्वायर नहीं आ रहा है, इस चीज का ध्यान रखना। और अगर मास के फॉर्म में निकाल रहा है तो क्या कर रहा है यहाँ पे मास ऑफ रिएक्टेंट, मतलब पहले वाले का मास और फिर आ रहा है प्रोडक्ट वाला, इसमें बाद में आ रहा है बाद वाले का मास इंटू सी स्क्वायर, इंटू में सी स्क्वायर भी यहाँ पे आ रहा है, इसको ध्यान में रखना तुम, ठीक है, जो कंफ्यूजन आता है वो। अब बात करें कि जो एनर्जी होती है अपनी क्यू वैल्यूज होती है, जितनी एनर्जी ट्रांसफर एक्सचेंज हुई वो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कितनी भी एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है वहाँ पे। तो अगर एनर्जी क्यू वैल्यूज अगर ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव हुई देन एनर्जी रिलीज, तब क्या होगी अपनी एनर्जी क्या होगी हमें से रिलीज होगी तो किसके अंदर आ जाएगी, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। फिर बात करते हैं अपन क्यू वैल्यूज इज लेस देन जीरो, अगर क्यू वैल्यूज आपकी लेस देन जीरो अगर नेगेटिव में हुई क्यू वैल्यूज तो क्या बोलेंगे उसको द एनर्जी एब्जॉर्ब, तब क्या होगी अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, मतलब उसको क्या बोलते हैं अपना एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल देंगे, ठीक है। अब इतना यहाँ तक हो गया, मतलब इसमें क्या बोला क्यू वैल्यूज क्या होती है, अगर समराइज कर देता हूँ, क्यू वैल्यूज वो होती है अगर किसी अपन न्यूक्लियर रिएक्शन अगर कर रहे तो उस न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान कितनी एनर्जी आपकी ट्रांसफर हुई एक्सचेंज हुई उसी को क्या कर बोलेंगे क्यू वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। फिर अपन ने मास के फॉर्म में देख लिया, मास के फॉर्म में कैसे निकालेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। अगर एनर्जी की फॉर्म में अपन को निकालने तो क्या करेंगे बाद वाले की एनर्जी माइनस पहले वाले की एनर्जी, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, ठीक है। और प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की माइनस रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी। और बात करें बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में तो क्या करेंगे प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। यहाँ तो हो गया। अब बात करेंगे हम थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी, उसके बारे में बात करेंगे। थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब आपके ये इसमें क्या होगा जब एनर्जी क्यू इज लेस देन जीरो, मतलब आपकी क्यू वैल्यू लेस देन जीरो है तो उसमें क्या करेंगे अगर आपको कोई रिएक्शन करवानी हो तो अपन को आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि ये लेस देन जीरो मतलब एनर्जी आपकी क्या है नेगेटिव के अंदर। जब एनर्जी आपकी नेगेटिव के अंदर है तो उस रिएक्शन को आपको संपन्न करवाना है, सक्सेस करवाना, उस रिएक्शन को आपको करवाना पड़ेगा। उसके लिए आपको जितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, वही मिनिमम एनर्जी की आपकी क्या कहलाएगी थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। और जितने जब अपन जो मिनिमम एनर्जी देंगे किसके थ्रू देंगे प्रोजेक्टाइल के थ्रू देंगे, प्रोजेक्टाइल के थ्रू जितनी मिनिमम एनर्जी वो किसको देंगे टारगेट को देंगे, ठीक है। जब प्रोजेक्टाइल थ्रू अपन प्रोजेक्टाइल को एनर्जी दी तो प्रोजेक्टाइल क्या करेगा मोशंस करेगा, ठीक है। मोशंस करेगा तो वो उसको क्या बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, क्या बनेगी काइनेटिक एनर्जी। और मोशन करके क्या है टारगेट पे क्या हो जाएगा इंसिडेंट हो जाएगा। इस वजह से क्या करेंगे अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, जो क्या होगी आपकी काइनेटिक उसको क्या बोलते थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन के अपन पढ़ेंगे वहाँ पे, ठीक है। चलो उसका डेरिवेशन देख लेते हैं अपन यहाँ पे। अपन देखते हैं इसमें थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब जब एंडोथर्मिक कब होगी जब इसकी
क्यू वैल्यूज होगी वो लेस देन 0 होगी, मतलब नेगेटिव के अंदर क्यू वैल्यूज होगी तब वो क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको क्या होगा, जिसमें इसमें एक बार ध्यान से, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यू इज लेस देन 0 सो टू स्टार्ट द एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो किसी जब अपन वैल्यूज की क्यू वैल्यूज लेस देन 0 होगी तो अपन को रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए क्या होगी, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, मिनिमम एनर्जी जो भी रिक्वायरमेंट होगी, कितनी एनर्जी को ट्रांसफर करना, एक्सचेंज करने ना, वही एनर्जी क्या कहलाएगी उसकी, वो क्या कहलाएगी, थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, अब अगर एनर्जी अपन ट्रांसफर कर रहे, कहाँ से करें, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक फॉर्म, मतलब काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफर कर रहे, किसको, प्रोजेक्टाइल के थ्रू यहाँ पे अपन ट्रांसफर करें। इस वजह से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, कि काइनेटिक थ्रेशोल्ड एनर्जी बन जाएगी। जैसे अपन देखते हैं इसमें, ये क्या आपका प्रोजेक्टाइल है नहीं, अगर इसको अपन एनर्जी देंगे वो किस फॉर्म में होगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। ठीक है, काइनेटिक जो फॉर्म में होगी जब इस टारगेट पे इंसिडेंट होगी, कितनी जितनी मिनिमम एनर्जी जितनी ट्रांसफर करवाएंगे वही एनर्जी क्या होगी, थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी होगी। अब देखते हैं इसमें जो फॉर्मूला होगा, जो फॉर्मूला कैसे आएगा, KTH माइनस क्यू और 1 प्लस mx अपॉन mx, कैपिटल mx। अब कैपिटल mx क्या हो गया यहाँ पे, ये इसका टारगेट का मास हो, किसका हो गया, मास ऑफ टारगेट, ये टारगेट का मास हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसमें नीचे वाला मास है वो क्या, टारगेट का मास है। अब ये आया कैसे, ये आएगा कंजर्वेशन के थ्रू, एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन वो लगाओगे तो उसके थ्रू यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे कंजर्वेशन के थ्रू। ठीक है, अगर इस टाइप के रिएक्शन आएगा, ऐसा सॉल्व करें, अगर बहुत सारे पार्टिकल हो, ठीक, क्या करेंगे अपन, ए पार्टिकल इज, या फॉर मेनी पार्टिकल्स ऐसे लिख लो, फॉर मेनी पार्टिकल्स, अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हो तब उसकी थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते उसके बारे में देख ले। जैसे मैंने रिएक्शन वाली 1 2 3 4 5 वगैरह जो भी है, इधर वाला क्या आ गया आपका, यहाँ का रिएक्टेंट वाला पार्ट, और ये क्या वाला क्या आ गया, प्रोडक्ट वाला पार्ट। ये क्या बन गया, रिएक्टेंट वाला पार्ट, और ये क्या बन गया यहाँ पे, प्रोडक्ट वाला पार्ट बन गया। ठीक है, इसमें क्या बन गया आपके, जो काइनेटिक माइनस क्यू, जो क्यू वैल्यू उससे तो आपको मल्टीप्लाई करना ही है। ठीक है, इसका ध्यान रखना, माइनस साइन है यहाँ पे। ठीक है, माइनस, अब फिर क्या करेंगे, m1 का मास, m2 का मास, m3 का मास, जो कंप्लीट मास है उनके कंप्लीट के मास अपॉन 2m2। ये 2m2 कितना है, ये क्या, मास ऑफ टारगेट। ये आपको हमेशा नीचे क्या रखना है, टारगेट को मास को रखना है, किसको रखना है, मास ऑफ टारगेट, टारगेट के मास को यहाँ पे रखना है। समझ में आया यहाँ पे, मतलब क्या हुआ, अगर सभी का मास है बहुत, अगर बड़ी रिएक्शन आ रही है, मेनी पार्टिकल्स, बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स के लिए निकालना हो तो क्या करेंगे, जो जितने पार्टिकल्स हैं उन सभी का क्या करेंगे, सबसे पहले मास को हम ऐड कर देंगे सीधे, उसके बाद में क्या करेंगे, m2 जो टारगेट का मास उससे डिवाइड कर देंगे, वो क्या 2 के मल्टीप्लाई में। अब बात करें यहाँ पे, ये तो क्या थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी बन गई। ठीक है, अब थ्रेशोल्ड टोटल एनर्जी की बात करते हैं, थ्रेशोल्ड टोटल एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड टोटल एनर्जी क्या बन जाएगी यहाँ पे, थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्पॉन्स एनर्जी, ये बन जाएगी, क्या बन जाएगी, थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्पॉन्स एनर्जी, ये क्या बन जाएगी, थ्रेशोल्ड टोटल एनर्जी यहाँ पे बन के आ जाएगी। ठीक है, अब थ्रेशोल्ड टोटल एनर्जी निकालने की सबसे ज़्यादा ट्रिक बता रहे हैं, या जो अपन शॉर्ट फॉर्म इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, जो इधर प्रोडक्ट का मास है, प्रोडक्ट के मास में से रिएक्टेंट के मास को क्या करना है, अपन को माइनस करना, और माइनस किस तरह करना है वो चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है सबसे ज़्यादा। इसमें क्या करेंगे, कोई भी आपको क्यू वैल्यूज वगैरह की फॉर्म नहीं दी गई, कोई भी क्यू वैल्यूज वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें क्यू वैल्यूज निकालने की जरूरत है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन क्या बहुत बार घुमा के आ जाता है, आपको डायरेक्ट क्यू वैल्यूज दी हुई नहीं है, तो उस टाइम आप क्या करो, सबसे क्यू वैल्यूज वगैरह निकालोगे तो आप बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है वहाँ पर। सीधा एक फॉर्मूला बता रहा हूँ क्या है, इसमें क्या करेंगे, जैसे प्रोडक्ट वाले का मास करो m, टोटल मास करो m3 का मास, m4 का मास, m5 का मास। ठीक है, उन टोटल जितना भी मास होगा उन सबका मास का क्या कर लिया अपने, स्क्वायर कर लिया, हम क्या कर लिया इसका, उसके बाद में माइनस करना, माइनस किसका करना है, रिएक्टेंट वाले में m1 का स्क्वायर प्लस m2 का, इसमें अंदर स्क्वायर करना है। ठीक है, क्या करना है अपन को, इसमें अंदर स्क्वायर करना है, सॉरी ये स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है, अंदर स्क्वायर करना, m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर, टोटल जो स्क्वायर करके जो है उन सबको ऐड करके उसके बाद में क्या करना है आपको,
सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है और नीचे क्या लिखना है 2 इंटू M2 मतलब मास ऑफ टारगेट के मास से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। इसका ध्यान रखना आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक अपना हो गया। मतलब थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अगर किसी रिएक्शन को अपन को स्टार्ट करना तो जितनी एनर्जी की आपको रिक्वायरमेंट होगी वह मिनिमम एनर्जी क्या कहलाएगी, यहाँ पे थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, वो किसके लिए ये अप्लाई होती है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अप्लाई होती है, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होती है Q इज लेस देन 0, मतलब Q वैल्यूज क्या होती है नेगेटिव होती है उस वजह से। ठीक है, यहाँ तक अपना कंप्लीट होता है। आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कल अपन स्टार्ट करेंगे। हो सकता है ड्यूट्रॉन स्टार्ट कर दें, यहाँ पे ड्यूट्रॉन वाली प्रॉब्लम उसमें देखेंगे। और अगर इस पर क्वेश्चन करवाना तो आप बता देना, क्वेश्चन भी मैं स्टार्ट करवा दूंगा। बट मेरा टारगेट सबसे पहले ये रहेगा, मैं थ्योरेटिकल पार्ट एक बार आपको कंप्लीट करवा दूंगा, बस उसके बाद प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन से पूरे लेक्चर अलग से डाल दूंगा मैं, जितने भी अलग अलग टॉपिक के ऊपर 10-10 क्वेश्चन 15-15 क्वेश्चन जो भी होंगे मेरे से। ठीक है, लेकिन पहले मैं थ्योरेटिकल पार्ट कराने का फोकस करूंगा। अब मैं एक बार समराइज कर दूँ क्या क्या पढ़ा था अपने। सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, न्यूक्लियस से सभी न्यूक्लियस को सेपरेट करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी वो आपकी क्या होगी बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, उसके बाद में क्या करें, सेपरेशन एनर्जी क्या होगी, किसी एक न्यूक्लियस को न्यूक्लियस से सेपरेट करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी वो क्या कहलाएगी न्यूक्लियस सेपरेशन एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था, उसके बाद में पढ़ा था हम क्यू वैल्यूज पढ़ेगी। ठीक, क्यू वैल्यूज क्या होती है, किसी रिएक्शन को, जब कोई रिएक्शन होती है तो उसमें जो न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो इस न्यूक्लियस या न्यूक्लियर के दौरान या रिएक्शन के दौरान जितनी एनर्जी एक्सचेंज होगी ट्रांसफर होगी वही क्या कहलाएगी आपकी क्यू वैल्यूज कहलाएगी। ठीक है, क्यू वैल्यूज को कैसे निकाले, मास के फॉर्म में क्या करेंगे, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, और उसमें क्या करेंगे अपन बात करें, अगर एनर्जी के फॉर्म में निकालना तो क्या करेंगे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। जैसे काइनेटिक एनर्जी की निकालनी है तो क्या करेंगे एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, और बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो क्या बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, उल्टा होगा इसमें। ठीक है, और हमेशा क्या ध्यान रखना, अगर मास के फॉर्म में आ रहा तो सी स्क्वायर मल्टीप्लाई में आएगा, और अगर मास की एनर्जी के फॉर्म में आ रहा तो सी स्क्वायर नहीं आएगा, वहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, और किसी भी एनर्जी को अगर AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट में दे गई हो, सी स्क्वायर के फॉर्म में दी गई हो, उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में चेंज करना हो, क्या करेंगे 931.5 या 931.5 अपॉन सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा वहाँ पे तो क्या बन जाएगा सीधा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन यहाँ पे। अब फिर क्या बढ़ी थी हमने, जब अगर क्यू वैल्यूज लेस देन 0 हो तो क्या बनेगी एंडोथर्मिक बनेगी, एनर्जी क्या होगी वहाँ पे एब्जॉर्ब होगी। अगर क्यू वैल्यूज इज ग्रेटर देन 0 तो क्या बने एक्सोथर्मिक बनेगी। एक्सोथर्मिक कंडीशन में क्या होगा, आप एनर्जी आप वहाँ पे आपकी क्या होगी रिलीज होगी, मतलब एनर्जी क्या होगी पॉजिटिव होगी। ठीक है, फिर अगर एनर्जी क्यू इज लेस देन 0 हो तो उसके लिए अपन क्या करने का, रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए किसी एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। जितने अपने एक्स्ट्रा एनर्जी जो मिनिमम एनर्जी उसको देंगे रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए, किसको देंगे आप प्रोजेक्टाइल के थ्रू देंगे। कहाँ पे देंगे टारगेट पे। प्रोजेक्टाइल को जब देंगे, जब प्रोजेक्टाइल को देंगे, प्रोजेक्टाइल को जब एनर्जी जो प्राप्त करेगा तो वो क्या का मोशन करने का काइनेटिक एनर्जी उसमें आ जाएगी। ठीक, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी तो वो क्या टारगेट के ऊपर इंसिडेंट हो जाएगा, तो वो जो एनर्जी की वो क्या कहलाएगी थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी उसकी। ठीक है, ये अपन यहाँ पे पढ़ लेगा। ठीक है, और थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसमें क्या करेंगे, जो अब प्रोडक्ट का मास है उस टोटल मास को ऐड कर उसका स्क्वायर कर देना, फिर माइनस करना है किसका मास करना है, जो रिएक्टेंट का मास है पहले रिएक्टेंट फर्स्ट का स्क्वायर या प्रोजेक्टाइल का मास का स्क्वायर प्लस टारगेट के मास का स्क्वायर। ठीक है, उन दोनों को ऐड करके उसमें से माइनस कर देना है, इंटू सी से मल्टीप्लाई करके अपॉन 2 मास ऑफ M2 मतलब टारगेट के मास से क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया, यहाँ तो अपना क्लियर होता है। कल अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, तो मिलते हैं अपन इसी तरह नए एपिसोड में। See you soon and best of luck. Thank you very much.